लेट मैरिजेस की वजह से हमारे जो अपने नौजवान लड़के और लड़कियां हैं वो सही तरीके से जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, जो शादीशुदा ज़िंदगी है, उसको पूरी तरह से एक तो एंजॉय भी नहीं कर पाते और दूसरा उसके जो इफादियत है एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन की कहीं ना कहीं पे मतलब आप समझ सकते हैं कि ख़राबी हो रही है। वो इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से पनप नहीं पा रहा है। तो इसके रीज़न्स कई सारे हैं। इन रीज़न्स में हम बात करते हैं कि हर कोई चाहता है कि शादी से पहले सेटल होना। तो सेटल होने के लिए उसको अपने इकोनॉमिक्स और फाइनेंसेस को ठीक करना पड़ता है, जो कि इस जैसी वोलेटाइल और वल्नरेबल यूनियन टेरिटरी आज की अर्स्टवाइल स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसे एवेन्यूज़ नहीं थे सिवाय गवर्नमेंट सेक्टर के, जहाँ पे बच्चे ठीक ढंग से एडजस्ट हो पाते, फाइनेंशियली साउंड हो पाते और उनको जॉब्स वगैरह मिल जाती। तो ये दोनों सेक्सेस में हैं, दोनों जो भी हमारे जेंडर्स हैं उनमें है, मेल एंड फीमेल सबके एस्पिरेशंस हैं, सभी चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन उसके लिए उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया है कि वो पहले उम्र का एक अच्छा खासा हिस्सा जो है उसको ख़राब कर देते हैं और उसके बाद इनको एडजस्टमेंट में और उसके बाद फैमिली प्लानिंग में, बच्चों की अपब्रिंगिंग में बहुत सारी दिक्कतें आती है और अक्सर औकात ये मैरिजेस ज़्यादा देर तक चलती नहीं। हालांकि अगर यहाँ पर अब थोड़ा सा ट्रेंड स्टार्ट हो गया है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो उसमें भी कुछ लोग अपना रोज़गार कमा रहे हैं और कहने के मुताबिक कुछ लोग तो पकोड़े तल के भी और रील्स बना के भी अपना रोज़गार बना रहे हैं। बट ये एक मतलब ना कैलोकियल रेफरेंस होगी जो कि सही नहीं है। सही है कि यहाँ पर एक सस्टेनेबल मॉड्यूल डिवाइस किया जाए। देखिए जम्मू कश्मीर के हालात बाकी स्टेट्स, मुल्क के जो बाकी हिस्से हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो हमने टर्मोइल को जिया है 30-35 साल और उसके बाद उसके जो रिपरकशंस हैं वो अलग तरीके से हमें डिमांड करते हैं कि हम अलग तरीके से अपना अप्रोच रखें। इसके लिए बिल्कुल अलग लेजिस्लेशन आनी चाहिए, अलग पॉलिसीज आनी चाहिए। तो उसमें गवर्नमेंट अगर कहीं पे सीड कैपिटल देती है किसी की एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए, तो यहाँ पर उसकी दुगनी या तिगनी मतलब ये होनी चाहिए, मल्टीफोल्ड्स होने चाहिए, 3 फोल्ड्स होने चाहिए, ताकि देखिए एक तो हम यहाँ पर इको फ्रेंडली इंडस्ट्री वो कायम कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर नॉर्मल एक इंडस्ट्री स्टार्ट की तो उस इंडस्ट्री का मतलब ये होगा कि यहाँ पर हम पोल्यूशन को ऐड करेंगे। ऑलरेडी जो हम इस वक्त क्लाइमेटिक चेंज देख रहे हैं, ड्रास्टिक क्लाइमेटिक चेंज, इकोलॉजिकल डिजास्टर देख रहे हैं, उन सब चीज़ों को हमें बचाना है। तो हमें ऐसी डेवलपमेंट करनी है सोसाइटियल लेवल पे भी, फाइनेंशियल लेवल पे भी, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी, जो सस्टेनेबल हो, जो किसी भी तरीके से हमारे इस इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब ना करे और हमारे जो सोशल ऑर्डर है उनको भी डिस्टर्ब ना करे। देखिए बड़ी चाहतों के साथ, बड़े उम्मीदों के साथ और बड़े इरादों के साथ 75% पॉपुलेशन ने अब की बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि उनको वादे किए गए थे कि आपकी आइडेंटिटी, उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, आपके जॉब राइट्स और लैंड राइट्स, उनके लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। हमारे पास एक ब्रूट मैंडेट है, ब्रूट मेजॉरिटी है, और वो लोगों ने यही सोच के दी थी क्योंकि वो मांग रहे थे कि हमें ब्रूट मेजॉरिटी चाहिए ताकि हम आपके केसेस को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टेकअप कर सके और यहाँ जिस लेवल पे भी इसको लड़ने की ज़रूरत है वहाँ पर लड़े। लेकिन दिस वेरी अनफॉर्चुनेट कि पावर हासिल होने के एक दिन बाद ही उनका ट्यून भी बदल गया और उनके वर्ड्स भी बदल गए, उनके अतवार अदाब भी बदल गए, और जहां वो लड़ने की बात करे थे वहां पर उनका स्पाइन इतना बेंड हो चुका है कि मुझे लगता है कि अब उनको सहारों की ज़रूरत पड़ेगी वो बेंड दूर करने के लिए और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट अभी इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बिल्कुल कोई क्लू नहीं उनके पास। दे आर क्लूलेस, दे आर विजनलेस, दे आर फोकसलेस, और वो हमारी परेशानियों को, हमारे नौजवानों की परेशानियों को समझ नहीं पा रहे हैं। वरना उनको कितनी देर लगती, 3 सेशन 4 सेशन अभी तक असेंबली के हुए, उसमें एक ऐसी जॉब पॉलिसी लानी थी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टेकअप करना था, उनकी कंसल्ट लेनी थी। अगर वो नहीं देते तो हम मिलिटेंसी के पिछले 35 साल का पैकेज मांग सकते हैं, जैसे पंजाब को मिला, हमें क्यों नहीं मिलेगा? वहां पर अगर इंडस्ट्रीज बर्बाद हुई, वहां पर एग्रीकल्चर बर्बाद हुआ, यहाँ पर भी तो वही सब हुआ। हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री, हमारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड अलाइड जो इंडस्ट्री है वो तो पूरी तरह से बर्बाद होगी। तो उन सब के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से बड़े पैकेजेस की डिमांड करनी चाहिए ताकि हम एक अच्छी जामिया कॉम्प्रहेंसिव जॉब पॉलिसी बना सकें और उसमें अपने जो हमारे इस वक्त जो हमारा रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, बहुत यंग ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास 65% ऑफ यूथ है। तो एक ऐसा रिसोर्स जो
ना कि ड्रेन हो जाता यहाँ से, ना कि ब्रेन ड्रेन हो जाता, ना कि रिसोर्स ड्रेन होता, क्योंकि कई सारी जगहों पे है, वहाँ पर सैचुरेशन है ऑलरेडी, जॉब की क्राइसिस है, रिसेशन है, और साथ साथ में हमारे ऊपर जो टैग लगाया जाता है उस वजह से भी हमारे बच्चों को जॉब हासिल करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो अपने घर में जब उनको जॉब नहीं मिलेगी वो बाहर जाकर क्या करेंगे? इसके लिए गवर्नमेंट को सीरियस तरीके से सीरियस एफर्ट्स लेकर कोई ना कोई पॉलिसी लानी। देखिए, अपनी कंट्री की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 2019 में जो उन्होंने दावा किया कि हमने आपका आर्टिकल 370, 35 ख़त्म किया, तो अब आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अब आपके लिए ज़्यादा जॉब्स होंगे, अब आपके लैंड और बाकी राइट्स पे ऊपर डाका नहीं पड़ेगा, अब यहाँ पर कोई बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं होगी, अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रहेगी। लेकिन ये सारे दावे कहीं ना कहीं खोखले साबित हो गए, जुमले ही साबित हुए, क्योंकि अभी तक उन्होंने इस डायरेक्शन में कुछ नहीं किया। एंड आई एम प्रीटी श्योर दे मिस्ड द बस आफ्टर 2019, जहाँ पर उनको यंग और इमर्जिंग लीडरशिप के साथ बात करनी थी, उनको एम्पावर करना था। उन्होंने बैकडोर चैनल्स करके उन्हीं पुराने लोगों को, मतलब जो कहा जाता है कि नई बोतलों में पुरानी शराब, वही वाला नुस्खा आजमाया, तो कुछ डिफरेंट नहीं था। हमें मोदी जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जितने वो बातें करते थे, जितने अमित शाह जी पार्लियामेंट में बातें करते थे कश्मीर की काया पलट होगी, बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। और इसके बदले में मुझे ये लग रहा है, देखिए, कश्मीरी आज से नहीं और कई सदियों से ये शाल बाफी का और शाल के बिजनेस का काम जो है मुल्क के कई सारे हिस्सों में कर रहे हैं, और वहाँ पर आज तक इनके साथ कभी भी, हालांकि पीक पर मिलिटेंसी थी तब भी लोग वहाँ पर अपना रोजगार कमाते थे, लेकिन आज उनको इस तरीके से छेड़ा जा रहा है, उस तरीके से उनके हैरासमेंट की जा रही है, इस तरीके से उनके रोजगार पे लात मारी जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट खामोश है। गवर्नमेंट कोई ऐसी, हाँ, एक ऑर्डर निकला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि इनको कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन उनसे होता नहीं है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स एक डिफरेंट लेवल है, और उसके साथ साथ सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो हमारे लोगों में पैदा हो, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीरियस एफर्ट्स करने चाहिए। और इसके लिए मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें हुई है वो नाकाफ़ी है, और इन नाकाफ़ी चीज़ों से आप किसी सोसाइटी का, किसी कम्युनिटी का दिल नहीं जीत सकते हैं। अगर मोदी जी बिलीव करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो जब विश्वास की कमी आती है, विकास और बाकी चीज़ें तो हो नहीं रही है। मैं एक आपको सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताता हूँ। 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो क्लियर है। देखिए, उन्होंने 370 को हटाना था, हटा दिया, 35 को हटाना था, हटा दिया। उसके बाद उन्होंने वहां पर जो रूल्स हैं बना लिए, और ये इलेक्शन से पहले हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को और उनकी कैबिनेट को पूरा पता था कि मुझे इन हालात में बात करनी है, तो उनको लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। और आजकल के ज़माने में अगर उन्होंने सच ही बोला होता, देखो हम सबको मिलकर लड़ना है, मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बहुत कठिन है, तो शायद अगर 75% इमोशनल वोट नहीं पड़ते, 30% ही पोलिंग होती, लेकिन वो सॉलिड होती, क्योंकि उनको वो मैंडेट मिलता, तब भी उनको इतनी सीटें मिलनी थी, इससे ज़्यादा भी मिल सकती थी। और मुझे लगता है कि शायद लोगों की नज़र में उनकी इज्जत और वकार और कद बढ़ जाता, लेकिन उन्होंने वही इमोशनल फूल्स बना के हमें हमारे इमोशंस का गलत इस्तेमाल करके यहाँ पर वही सारी चीज़ें करने की कोशिश की, यानी वो पावर हासिल करने की कोशिश की जो उनका अज़ली तरीके से, जब से उनकी बुनियाद पड़ी है तब से वो सिर्फ पावर के पीछे पड़े हैं। और मुझे पर्सनली ये लगता था कि उमर अब्दुल्ला से ज़ाती तौर पे उनसे बातचीत करने के बाद मुझे लगा था, या आगा रूहुल्लाह साहब से बात करने के बाद लगा था, या कई सारे उनके लेजिस्लेटर्स जो एक्सीडेंटली इस वक्त असेंबली में बैठे हैं, उनसे बात करने के बाद ये लगा था कि नहीं, शायद ये सिंसियरिटी के साथ अब लोगों का काम करेंगे। अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ हुई नहीं, और मुझे लगता है कि जब तक वो अपने अप्रोच को और अपने वेज को मेंड नहीं करते हैं, तब तक उनके लिए और लोगों के लिए कोई खातिर खा मकसद और नतीजा हासिल नहीं हो। अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि लोगों की तरफ से भी कुछ लोग ऐसे हैं, अभी हमारे नौजवान, जिनको लगता है कि हमें शायद वोट देने के बाद एमएलए साहब नौकरी लगा देंगे। यार, मैं दावा करता हूं कि आज वैसा सिस्टम नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब अपने यारों दोस्तों को एडजस्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 को, जैसे कई सारे उन्होंने अपॉइंटमेंट्स भी की, लेकिन वो उस गरीब आदमी को जिनसे उन्होंने वोट लिया, जो रोजगार के लिए अपना बीलचा फावड़ा उठा के या कुल्हाड़ी उठा के या रेडी लगा के, उसमें से किसी को कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, नौकरी नहीं मिलेगी। और एलजी साहब भी नौकरी नहीं लगा सकते हैं। साथ साथ में अगर मैं यूनियन गवर्नमेंट के किसी बड़े मिनिस्टर की बात करूं, वो भी इनको नौकरी नहीं दे सकते। इसलिए हमें अपना अप्रोच बदलना चाहिए। हमें पॉलिसीज़ के ऊपर, देखिए, अक्सर क्या होता है कि मैं चाहता हूं कि मैंने एमएलए साहब को वोट दिया तो मुझे हॉस्पिटल में अगर कल बीमार हूं मैं, तो वहां पर मुझे प्रायोरिटी मिलेगी। मुझे लगता है कि इसके बदले में हम नौजवानों को ये सोचना चाहिए कि हमें
हॉस्पिटल इतने ज़्यादा बनाने हैं, इतना ज़्यादा फैसिलिटी क्रिएट करनी है कि हमें किसी की सिफारिश की ज़रूरत ना पड़े। यही हाल एजुकेशन सेक्टर का है, यही हाल बाकी चीज़ों का है। मैं पुलिस की बड़ी तारीफ करता हूँ कि वो विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर इस वक्त काम करे, बहुत अच्छा काम करे। पुलिसिंग भी अच्छी हो रही है और मिलिटेंसी का ग्राफ भी नीचे आ रहा है। लेकिन अगर वो पॉलिटिकल हैंगओवर में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं समझते कि हालात बदल गए, आज में हमें अप्रोच भी बदलना है, तो शायद हमारे लिए आने वाला वक्त जो है वो सही नहीं हो। अब कश्मीर में है तो यहाँ का कानून है कि आप जंगल नहीं काट सकते, लेकिन कट रहे हैं। आप अमेरिका में हैं, आप या यूरोप में हैं, आप वहाँ पर रास्ते पे स्पिट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर कर रहे हैं लोग फिर भी, और बड़ा उससे देश का नाम खराब हो रहा है। और इन सब चीज़ों को लेकर हमें ये एक तो इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को, और जो ग्लोबल ये इस वक्त वार्मिंग का फिनोमिना है, उन सब के ऊपर अपने बच्चों को भी आगाह करना है। और बड़ी ताकतों से इस इंडिया, हम एक तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, तो हमें चाहिए कि एक लीडर का रोल अदा करें। विश्व गुरु कहने से नहीं बल्कि करने से बनता है। और हमें जितने भी फोरम्स अवेलेबल है, चाहे वो G20 है, चाहे वो UN है, चाहे वो जनरल असेंबली है, बाकी जितने भी इंटरनेशनल फोरा है, चाहे क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, दोहा कतर से रिलेटेड जितने भी रेजोल्यूशन पास हुए हैं, उन सबको मनवाने के लिए हमें लॉबिंग करनी है बड़े पैमाने पे। बड़ी ताकतों को बोलना है कि आप कार्बन एमिशन खत्म करें, और छोटे लेवल पे ये हमें करना है कि हमें कार्बन फुटप्रिंट कम करने हैं। हमारे ग्लेशियर्स में जाने के लिए लोगों को रेगुलेट करना है, वहाँ खाली साइंटिस्ट जाए, डेटा कलेक्ट करने के लिए जाए, जो रेलिवेंट लोग हो वो जाएं, या ऐसे लोग जाएं जो बाकी वहाँ पर कुछ करना चाहते हो। लेकिन हम पिकनिक मनाने के लिए ग्लेशियर्स पे ना जाएं। हमारे थाजीवास कोल्हाई ग्लेशियर पिछले 35 साल में या पिछले 15 साल में ड्रास्टिकली करीब 50% के आसपास खत्म हो चुके हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे लिए हालात क्या होने वाले हैं। एक इकोलॉजिकल इमरजेंसी है, और इस इमरजेंसी को हमें समझना है हर एक लेवल पे, गवर्नमेंट को भी, प्राइवेट पार्टनर्स को भी, पब्लिक को भी, और लोगों को। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग कितना भी बुलंदबाग दावा क्यों ना करें कि हम लोग कुछ भी करें, लेकिन एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। द जर्नी ऑफ 1000 miles begins with a single step। आप पहला कदम उठाइए एक अच्छाई की ओर, चाहे वो सैनिटेशन के ऊपर हो, चाहे वो इकोलॉजी के ऊपर हो, चाहे वो लेट मैरिज को अवॉइड करने के लिए हो, शादी को अफोर्डेबल बनाने के लिए हो, अच्छी एजुकेशन के लिए हो, अच्छे हेल्थ केयर के लिए हो। और ये तभी मुमकिन होगा जब हम अच्छे कैंडिडेट को चुनेंगे और उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमारे लिए बात करे, क्योंकि हमने अपनी तकदीर उनके हवाले की है एज पर वोट डेमोक्रेसी। मैं यही तो है कि आप अपनी सारी सोच और अपनी सारी अपेक्षाएं, उम्मीदें किसी इंसान के हवाले करते